लेक्चर नंबर 26। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26 में इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम बात करेंगे, जिस तरह से हमारा ये सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे, जो संवैधानिक, मतलब मैं आपको मीनिंग इसका बता दिया था कि संवैधानिक निकाय होता क्या है, सांविधिक निकाय क्या होता है और संविधानितर निकाय क्या होता है। मैं इसको फिर दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं आपकी जो भी संविधान में जिनके लिए प्रावधान किया गया है, मतलब जिनका प्रावधान संविधान में है, कोई आर्टिकल के तहत, किसी अमेंडमेंट के तहत वहां पे उनको ऐड किया गया है, या संविधान जब स्टार्ट हुआ वहां पे उनको दिया गया था, मतलब संविधान ने बनाया। संविधान की देन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। जो स्टैच्यूटरी बॉडी होगी वो कौन सी होगी? मतलब कोई कानून लाकर, कोई अधिनियम लाकर उस बॉडी का गठन किया गया है, तो उसको बोलते हैं सांविधिक निकाय। और तीसरा, हिंदी में जो संविधानेतर होती है, मतलब संविधान से इतर, मतलब किसी भी, जिस तरह की आपकी कोई भी मंत्रिपरिषद ने, मंत्रिमंडल ने एक लेटर हेड पे, मतलब कोई भी एक ऑर्डर जारी करके उसका गठन किया है, जिस तरह से नीति आयोग और योजना आयोग आपका। तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों कि किस तरह से कौन कौन सी बॉडी किस तरह से होती है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अपने आज की 26 लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संवैधानिक निकायों की बात करेंगे। तो उसमें आज का हमारा स्कोप क्या रहेगा क्लास का? सबसे पहले हम स्टेट, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। इसके कौन से, मतलब ये कंटिन्यूटी में किसका है, जो हम यूपीएससी कल हमने कवर किया था, सेम उसी की तरह इस पे चर्चा करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, इसकी योग्यताएं क्या हैं, इन सब की चीजों के बारे में हम इनका निर्धारण करेंगे, योग्यताओं का। फिर हम पढ़ेंगे एससी एसटी आयोग का, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है कि अनुसूचित जाति आयोग क्या होता है, जनजाति आयोग क्या होता है, इसकी योग्यताएं क्या हैं। हम इन्हीं सारी चीजों पे इस पे चर्चा करेंगे। देन हम जानेंगे कि किस तरह से आपका भाषा अल्पसंख्यक आयोग। तो ये तीन हम संवैधानिक निकायों की बात करेंगे। और हमारे मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हमने किसको कवर किया? हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कवर कर चुके हैं, हम कैग को कवर कर चुके हैं, हमने यूपीएससी को कवर किया, यूपीएससी को बताया कि यूपीएससी किस तरह से काम करता है। फिर हमने आपका जो मतलब अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, और अब हम इन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में यहीं से क्वेश्चन आता है। जिन भी बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में बेल का बटन दबाएं, आपको सभी क्लासेस रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो हमारी प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी है। जो बच्चे प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो प्लीज प्ले स्टोर से जिंदगी एस एकेडमी टाइप करेंगे और ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जिंदगी आईएएस एकेडमी करके अगर वो करते हैं तो उनको फर्स्ट उस पर मिल जाएगी। देन इसको इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको हमारे नोट्स, हमारी बुक्स, एवरीथिंग, लाइब्रेरी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारे यहाँ पे बैच चल रहे हैं यूपीएससी का फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट 23 के लिए, यूपीपीसीएस का बैच चल रहा है हमारा 23 के लिए, मतलब 2023 के लिए बैच चल रहे हैं। सी सेट का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव आप सभी के लिए थी कि हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं, किस हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया सीक्वेंसिंग में पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं हम राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग, जिस तरह से हम अभी पैटर्न में पढ़ते आ रहे हैं, आज उसी पैटर्न में इसको पढ़ेंगे। हमने यूपीएससी को कवर कर चुके हैं। हमने बताया था कि यूपीएससी किस तरह से काम करता है, तो इसी तरह सेम पैटर्न में हम पढ़ेंगे। ये होता क्या है, इसका पर्पस क्या था, देन इनकी योग्यताओं के बारे में जानेंगे।
नियुक्ति और पदमुक्ति के बारे में जानेंगे। देन इनकी कार्य और शक्ति के बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी क्लास का रहता है, आंसर राइटिंग पे बात करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपका मेंस में आ सकता है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा क्लास का। स्टार्टिंग से हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, आर्टिकल कौन सा दिया गया है, फिर इसका पर्पस क्या था, देन इसकी योग्यताएं क्या हैं, कौन इसका सदस्य या अध्यक्ष हो सकता है, देन इसका नियुक्ति और पदमुक्ति की बात, देन इसकी कार्य और शक्ति की बात करेंगे, और हमारा स्पेशल पैकेज में जो आता है आंसर राइटिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, अगर हम बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग, जिस तरह से आपने यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पे काम करता है। बस यूपीएससी क्या कर रहा था, यूपीएससी केंद्रीय जो भर्ती है उसका अधिकरण है, और ये आपका स्टेट सर्विसेज, मतलब जितने भी आपके पास स्टेट हैं उन सभी में एक एक आयोग होगा, या राष्ट्रपति अगर चाहे, मतलब दो राज्य अगर मिलकर प्रतिवेदन देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट दो राज्यों के लिए एक कंबाइंड स्टेट पीएससी को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब उनका गठन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राज्य के अंदर राज्य निर्धारित, मतलब राज्य कैडर में जितनी भी आपकी जो भी जॉब्स आती हैं उनके लिए ये एक प्राधिकरण है जो भर्ती करता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य कभी किसी किसी में ऐसे हो सकता है कि दो आयोग भी बना सकता है, मतलब ये राज्य की विधान सभा पे निर्धारित होगा कि वो किन पोस्ट को, किन जॉब्स को यहाँ पे इनके अंडर देता है, भर्ती करने के लिए इनको अधिकार देता है। ये सारे के सारा डिपेंड करता है राज्य पे, मतलब राज्य विधानमंडल इनके लिए नियम और शर्तें चेंज कर सकता है। अब राज्य विधानमंडल के लिए कौन काम कर रहा है, मतलब अगर हम बात करें तो डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नर जो होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली काम करते हैं। अब अगर हम बात करें वन बाय वन करके तो हम समझेंगे। एक छोटा सा मैंने इस पे आपको दिया है, एक इमेज आपकी बना दी है कि किस तरह से ये आपका काम करता है। अब बच्चों जिस तरह से मैंने कहा है, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं नोट डाउन भी कराता हूं, तो नोट डाउन कराते कराते आपको लिखते रहना है, क्योंकि मेंस में जब आप लिखेंगे तो वही चीजें आपको जब रिवीजन करोगे तो काम आएंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि रिवीजन क्या होता है और रिपीटेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते समझते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे क्या होते हैं, वो रिपीटेशन करते हैं। रिपीटेशन का मतलब ये, मतलब रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने एक बुक पढ़ी, ये फर्स्ट आपकी रीडिंग है। अब जब सेकंड रीडिंग करने गए तो सेकंड रीडिंग में आपने फर्स्ट रीडिंग में जो भी कमियां आपकी रही उसका आपने निरीक्षण किया, पता चला ये कमियां हैं, सेकंड रीडिंग में उन कमियों को हम दूर करेंगे। ठीक है, और जब हम थर्ड रीडिंग के लिए जाएंगे उस चीज को, तो उसको कंप्लीट उस टॉपिक को या उस बुक को हम कवर करते हैं। लेकिन क्या होता है, रिपीटेशन बच्चे बहुत सारा करते हैं। रिपीटेशन में क्या होता है, हमने फर्स्ट रीडिंग करी, सेम पैटर्न पे हमने सेकंड रीडिंग करी, सेम पैटर्न पे हमने थर्ड रीडिंग करी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। जो कमियां आपकी फर्स्ट रीडिंग में रही वही कमियां आपकी थर्ड रीडिंग में भी सेम बनी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते बहुत बार हैं लेकिन उनको पता नहीं है हाउ टू स्टडी, हाउ टू एक्सिक्यूट योर स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए फिर हम अपनी क्लास पे दोबारा आ जाते हैं कि क्लास पे क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, जिस तरह से मैंने बताया, राज्य लोक सेवा आयोग सेम टू सेम आपका यूपीएससी की तरह होता है। जिस तरह से यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए भर्ती प्राधिकरण है, इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए उनकी भर्तियों का प्राधिकरण है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक वर्ड दिया गया है हमारे मतलब एक वर्ड है, ये आपका योग्यता प्रणाली का
प्रहरी कहा जाता है। इसी तरह यूपीएससी भी है, मतलब योग्यता प्रणाली का प्रहरी। इस तरह मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? योग्यता प्रणाली का अगर प्रहरी की बात करेंगे, मतलब ये योग्यता, जो भी योग्य प्राप्त व्यक्ति है, कि ये इसके एक मानक होते हैं, इसका एक सिस्टम होता है कभी भी किसी चीज को भर्ती करने का या किसी उसमें, तो यहाँ पे ये इससे खिलवाड़ नहीं करेगा, ये अपने मानकों को बनाया जाएगा और जो योग्य व्यक्ति होगा उसका चयन करेगा। मतलब योग्यता का चयन, सिलेक्शन, सेलेक्ट टू द बेस्ट एंड इंस्पायर द नेक्स्ट थ्योरी पे ये काम करता है। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग आप समझे कि ये प्रहरी है किसका? योग्यता का। मतलब ये उस व्यक्ति को जो योग्य है उसको ढूंढ के लाएगा, उसको सिलेक्शन देगा, सारी चीजें। अब क्या होता है कि जिस तरह से ये केवल भर्ती तो करता ही करता है और अनुशंसाएं भी करता है। अनुशंसा का मतलब क्या है? कि ये अनुशंसा करेगा, अगर इससे सलाह मांगी जाती है या कुछ भी मांगी जाती है तो ये सलाह भी देगा और अनुशंसा भी करेगा कि पदोन्नति में क्या करना चाहिए उन लोगों की जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, या कोई अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही है उन, मतलब इसका पर्पज किस लिए है? एक तो भर्ती करने के लिए और दूसरा इसका अनुशंसा और सलाह देने के लिए कि उनकी पदोन्नति में, और कोई अगर ऐसा विवाद बन जाता है कि अगर कोई लोक सेवक या उसके रिगार्डिंग कोई भी विवाद है, तो वहां पे ये गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी बॉडी की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि और थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति के लिए यहाँ पे एक पदाधिकारी को डिटेल किया गया है, वो होते हैं राज्यपाल। मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, आपको पता है। ये जो राज्यपाल होता है यही इसका मेन नियुक्ति करता है, इसके अध्यक्ष की और इसके सदस्यों की। मतलब इसके सदस्यों की नियुक्ति करना वो राज्यपाल की जिम्मेदारी है, और इनके सदस्य और अध्यक्ष की जो पावर्स रहती है वो दोनों की पावर्स समान रहती है। जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग में हमने देखा कि वहां पे जो अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य होते हैं, मेन उनकी पावर्स बराबर टाइप में रहती हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपकी जो राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से देनी है, देखनी है कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाता कौन है? हटाने की शक्ति, मतलब पद मुक्ति की पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट की। और ये प्रसाद प्रियत्र नहीं होते, इनके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है कि किस आधार पे, जिस तरह से अक्षमता के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर मैंने आपको बताया, उसी आधार पे इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल। इनकी पद मुक्ति कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। मतलब कहीं ना कहीं इनको एक तरह का संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है, गवर्नर को तो डायरेक्ट आपका प्रसाद प्रिय सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करता है। अगर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये इस तरह का राज्य लोक सेवा आयोग, तो कहीं ना कहीं इनको स्वतंत्रता इस तरह की संवैधानिक संरक्षण के आधार पर दी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इनकी योग्यता की। तो नॉर्मली संविधान में कहीं भी इस तरह की विशिष्ट योग्यताओं का, मतलब अगर हम बात करें कि कहीं भी संविधान में विशेष योग्यताओं का प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया, जिस तरह यूपीएससी में नहीं किया गया। यहाँ पे केवल प्रावधान किया है कि 10 इयर्स जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो या तो केंद्र सरकार के अंदर हो या कहीं राज्य सरकार के अंदर हो। अगर कोई भी लोक सेवक रहा है केंद्र सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर, मैंने लोक सेवक की परिभाषा आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई है कि लोक सेवक होता कौन है। वो चपरासी से लेके एक आईएएस अधिकारी तक सभी के सभी लोक सेवक होते हैं, कि वो केंद्र सरकार में 10 साल का अनुभव हो उसको, या राज्य सरकार में कहीं 10 साल का अनुभव उसके पास हो। अगर हम और शर्तों की बात करें, मतलब अध्यक्ष की और सदस्यों की, इनकी शर्तें, इनकी जो शर्तें हैं या इनके लिए कुछ वो है, उसका निर्धारण टोटल टोटल, मतलब जो अगर शर्तों के बारे में या कोई नियम और कानून बनाना है, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई है गवर्नर को। जो राज्य का गवर्नर होता है वही उसके लिए सेवा और शर्तों का निर्धारण भी करेगा। तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीजें मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी इसलिए कवर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी घुमा के आए,
कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी आईएएस एकेडमी को ज्वाइन करें, अब ऐप को इंस्टॉल करें, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें डायरेक्ट में मिलेगी। जल्दी जल्दी आके जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे क्लास में बैठे हैं। ठीक है, तभी पता चलता है हमें कि कौन कौन क्लास में है और कितना वो पढ़ रहे हैं। आपका एसिमुलेशन भी जरूरी है बच्चों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगर चलें कि इनकी शर्तों की बात कर ली। अब इनका अगर हम बात करें 6 साल मतलब 6 ईयर्स और 62 ईयर 62 ईयर्स, ये प्रावधान किया गया है इनके सदस्यों के लिए कि इनकी उम्र सीमा मतलब एक एज एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 6 साल और 62 साल की, 6 ईयर और 62 ईयर के लिए इनका प्रावधान किया गया है। मैंने समझाया था कि किस तरह से। यही संघ लोक सेवा के मामले में अगर हम बात करें तो संघ लोक सेवा के मामले में कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि कितनी उम्र सीमा थी, कितनी उम्र सीमा थी संघ लोक सेवा आयोग के लिए। जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं बच्चों। अब अगर हम इसकी हमने योग्यता जान ली, इसके हमने पर्पज जान लिया, इसका हमने एक होता क्या है ये जान लिया, नियुक्ति जान ली, पद मुक्ति जान ली। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट चलते हैं हम कार्य और शक्ति से पहले कि आयोग की स्वतंत्रता क्या है, मतलब आयोग को कितना स्वतंत्र बनाया गया है, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। आयोग की स्वतंत्रता को लेकर अगर हम बात करेंगे आज की क्लास में तो बच्चों आपको पता चलेगा कि किस तरह से आयोग स्वतंत्र है या स्वायत्त है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आता है वो यहीं से आता है। ठीक है, अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का प्रावधान किसको मिला, सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं आपको खेल खेल में आपको सारी चीजें बता दूंगा। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन पद मुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर। लेकिन अगर हम पद मुक्ति की बात करें तो पद मुक्ति के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, ये प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे आसानी से आप इनको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये या तो त्याग पत्र देके हट सकते हैं या दूसरे एंगल में इनको पद मुक्ति केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति करा सकता है। मतलब एक तरह का ये इनको संरक्षण है। ठीक है, और इनको हटाया किस तरीके से जा सकता है, जिस प्रकार से आपके यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है, सेम उसी पैटर्न पे इनको हटाया जा सकता है। अब अगर नेक्स्ट पे हम बात करें कि सेवा और शर्तों में, सेवा शर्तों में या किसी भी वेतन भत्तों में या कोई भी ऐसी चीज है, हम सेवा शर्तों की बात करें, वेतन भत्तों की बात करें, तो ये सारे के सारे आपके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते जब इनको अपॉइंट किया जा चुका है। मतलब सेवा काल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, यहाँ पर भी ये पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ठीक है, इनके वेतन ये नोट डाउन करते रहना बच्चों, जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ। वेतन और भत्ते जो आपके हैं वो किस तरह से हैं, वो राज्य सरकार की संचित निधि पे, मतलब इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मतलब राज्य सरकार की आपकी जो संचित निधि है। बच्चों क्लास रेगुलर बेसिस पे आप कीजिए। आप क्लास रेगुलर कौन कौन क्लास में है मुझे पता चलना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पता चले कि क्लास में कौन कौन है, तभी क्लास का करने का भी मजा आता है और बच्चों पढ़ने का भी मजा आता है। वेस आवाज आ रही है मेरी, जल्दी से कंफर्म करें। जल्दी से कंफर्म करें, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ इनकी स्वतंत्रता के लिए कि किस यस तरह सर, की आवाज आ स्वतंत्रता रही है। दी गई। चलिए थैंक यू। अब अपना माइक आप बंद कर लीजिए। बीच बीच में अगर कंफर्म होता रहता है ना तो पता चलता रहता है कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनको क्या स्वतंत्रताएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के राज्य की। अब लोक सेवा आयोग के अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में ये क्या कर मतलब
क्या जॉब कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, इनको पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं है, मतलब इनको पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी सेम पोस्ट पे। अगर वो सपोज करो यूपी के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, तो उनको दोबारा उस पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता। ठीक है, मतलब कहीं भी इस तरह का वो लाभ ना ले पाए, तो इस तरह से। लेकिन वो कहाँ कहाँ, हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो यूपीपीएससी है जो आयोग है, उसके कोई सदस्य हैं, और भाई एक आपके अध्यक्ष हो गए यहाँ पर, और एक इनके सदस्य हो गए, जो कुछ सदस्य हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो क्या बन सकते हैं, इनका प्रमोशन, मतलब प्रमोटेड टाइप में ये जॉब कर सकते हैं, डिमोशन टाइप में नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, मतलब जो यूपीएससी पीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके पास दो अधिकार हैं, या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन के लिए जा सकते हैं, या उनके सदस्यों के, मतलब मेंबर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी अन्य आयोग में, मतलब एमपीपीएससी के लिए जा सकते, मतलब और बहुत सारे आयोग हैं, तो एमपीपीएससी के लिए वो किसके लिए जाएंगे, केवल चेयरमैन पद के लिए, मतलब जो अध्यक्ष हैं वो केवल और केवल चेयरमैन पद के लिए जा सकते हैं। मतलब ये आप नोट डाउन करना कि किस तरह से इनको स्वतंत्रता मिली गई है। अगर हम सदस्यों की बात करें, किसी भी आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के, तो वो पहली चीज अपर में उनका कौन है कि यूपीएससी के वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं, और मतलब चेयरमैन भी बन सकते हैं, और सेम वो वहां पे मेंबर भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे भी अगर हम किसी आयोग की बात करें, वो सेम यूपीपीएससी में भी वो सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने, अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब चेयरमैन वो बन सकते हैं, और किसी अन्य आयोग में वो मेंबर बन सकते हैं। इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। कि आयोग की स्वतंत्रताएं क्या है, इनकी पहली चीज, इनकी नियुक्ति में, जो नियुक्ति के लिए इनको दिया गया है, गवर्नर करते हैं, लेकिन पद मुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ध्यान से नोट डाउन करना इसको। सेवा शर्तों में, जब वो उनका कार्यकाल चल रहा है, नियुक्ति के बाद वेतन में या सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके वेतन भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब वहां पे विधानसभा में कोई भी वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, उनको पुनर्नियुक्ति का सेम पोस्ट पे प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब अगर वो सदस्य हैं तो सदस्य नहीं बन सकते, अगर वो अध्यक्ष हैं किसी आयोग के, तो सेम आयोग में वो दोबारा पुनर्नियुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब अध्यक्ष हैं अगर वो किसी आयोग के, सपोज करो हमने एग्जांपल लिया यूपी का, तो वो यूपीएससी के चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वो सदस्य हैं, अगर वो सदस्य मतलब यूपी के यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर, और किसी अन्य आयोग के, अदर स्टेट के आयोग के, वो चेयरमैन के लिए जा सकते हैं। अब अगर सदस्यों की बात करें तो सिंपल सा है, यूपीएससी के लिए दोनों पोस्ट उनके लिए खुली हुई हैं, और यूपीएससी मतलब सेम आयोग में भी वो चेयरमैन बन सकते हैं, क्योंकि वो सदस्य थे। तो प्रमोशन पॉलिसी टाइप में ही होता है, मतलब पुनर्नियुक्ति जो होगी वो पिछली पोस्ट से अपग्रेड होनी जरूरी है। ठीक है, यहां तक बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम इनके कार्य और शक्ति की बात करेंगे। मतलब अगर हम कार्य और शक्ति की बात करें, तो इनको कार्य क्योंकि कभी भी किसी को दिया जाता है तो ड्यूटी तो दी जाती है, ड्यूटी के साथ साथ उनको उत्तरदायित्व भी दिया जाता है, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इनको दी जाती हैं। अगर हम जिस तरह से यूपीएससी पढ़ा हमने, अब हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की, तो जिस तरह से यूपीएससी के संबंध में वहां पे उनको ड्यूटीज दी गई हैं कि वो केंद्र सरकार के लिए भर्ती कराता है, यहाँ पे ये उस राज्य सरकार के लिए भर्ती का प्रावधान करते हैं। मतलब पूरा प्रोसीजर, आप जब जाएंगे एग्जाम देने, अगर कोई स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका सारा काम, नोटिफिकेशन जारी करना, आपका एडमिट कार्ड देना, आपके लिए रोल नंबर निर्धारित करना, आपके लिए डेट निर्धारित करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है, परीक्षा का आयोजन, मतलब परीक्षा का आयोजन जो करना है वो कौन करता है, वो ये आयोग का कार्य है। ठीक है,
एक सेकेंड, हम इसको मिटो लेते हैं। यहाँ पे बच्चों परीक्षा का आयोजन करना, पूरा भर्ती का सारा काम ये करेंगे। इंटरव्यू से लेके आपका रिटन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, आपका रोल नंबर, आपका इंटरव्यू, सारा का सारा कार्यभार किस पे है? उस लोक सेवा आयोग पर। ठीक है। अब इसमें एक काम है कि कुछ कार्य इनको, अगर वो राज्य का विधानमंडल है, वो राज्य का विधानमंडल इनके लिए कुछ कार्य या उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। मतलब अगर हम अधिकार क्षेत्र की इनकी बात करें, जो इनको मतलब जुरिडिक्शन है, वो कैसे बढ़ता है आप लिखिए, मैं बताता हूं। अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना वो किसका काम है? वो आपका, जो आपका लोक सेवा आयोग, मतलब जो आपका विधानमंडल है, मतलब विधानमंडल जो आपका विधानसभा है कि उस स्टेट की, वो इसके अधिकार क्षेत्र को, जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है। सपोज करो कुछ पद पहले मतलब ए बी सी, अगर हम ये कुछ पदों की बात करें, ये इसके अंडर में नहीं थे। ठीक है, ये कोई और आयोग ले रहा था। मतलब सपोज करो जो यूपी की अगर हम बात करें, यूपी ट्रिपल एस सी करके आता है, यूपी ट्रिपल एस सी जैसे आयोग किसी कोई भर्ती करा रहे हैं, तो इन पदों के लिए भर्ती का प्रावधान विधानमंडल एक कानून लाके इनको दे सकता है, या एक इनको एक ऑर्डर जारी करेगा कि आज से इस पोस्ट की भर्ती ये आपके जो पीएससी है वो कराएगा। ठीक है, तो इनके अधिकार क्षेत्र को इन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या होता है, जो राज्य इनका कार्य एक है कि ये पूरी की पूरी उस पर रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने कितने भर्ती करे, किस तरह से भर्ती करे, पूरा का पूरा जो रिपोर्ट्स होती है, इनका प्रतिवेदन होता है। अब रिपोर्ट कह लो या इस चीज को अगर हम बात करें, तो रिपोर्ट ये किसको देते हैं? गवर्नर को, क्योंकि जो राज्य का गवर्नर होता है, ये रिपोर्ट अपनी पूरे साल का जो इन्होंने कार्यकाल किया, जो भी काम किया, ये उस रिपोर्ट को गवर्नर को देंगे, और वो गवर्नर उस रिपोर्ट को विधानसभा में, मतलब जहां सदन में रखवाएगा, उस राज्य का जो सदन है, फिर वहां पे इनकी चीजों के बारे में चर्चा होगी और सारी की सारी चीजें। ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई इनकी मांग है, कोई डिमांड है इस रिपोर्ट में, तो ये गवर्नर को अपनी रिपोर्ट में डिमांड देंगे। जिस तरह यूपीएससी में किसी कोई डिमांड होती है, उनकी कोई होती है, तो वो सारा का सारा ये विधानसभा में रखते हैं उसके पटल पर, और इनको 14 डेज का टाइम दिया जाता है। मतलब 14 डेज का टाइम होता है उसकी डिमांड को मानना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना। मैक्सिमम 14 के टाइम तक वो वहां सदन में रखा जा सकता है। लेकिन ये पूरी की पूरी पावर्स, स्व विवेक जो दिया गया है वो विधानसभा को, मतलब जो राज्य का विधानमंडल है उसको दिया गया है। वो उस पे स्वीकृति दे या उस पे स्वीकृति ना दे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। अब इनके कार्य दिए, इनको ड्यूटीज दी, तो कहीं ना कहीं इन पर कुछ प्रतिबंधन भी है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम बात करें, तो अगर लिमिटेशंस की बात करते हैं या सीमाओं की बात करते हैं इनकी, तो सीमाएं कौन कौन सी हैं भाई? इनको पावर्स तो दे दी हमने, अब लेकिन वो पावर्स या क्वेश्चन तो इसी एंगल से आता है ना मेंस का। वहां पे नॉर्मल योग्यताएं पूछना उसका काम नहीं है आयोग जो यूपीएससी का या स्टेट सर्विसेज का। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि किस तरह से ये इन पे सीमाएं लगाई गई हैं। अब सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज में अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है? ये केवल और केवल राज्य के लिए एक भर्ती अधिकरण है। ठीक है, मतलब ये भर्ती करा रहा है उस राज्य की सेवाओं के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब भर्ती कराने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। भर्ती कराने के बाद उनकी पदोन्नति के बारे में, उनकी मतलब आरक्षण क्या प्रावधान होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, वो सारा का सारा काम होता है। मतलब जो उनकी मतलब ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं, या उनकी हम और पैटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें कि किस तरह से काम करना है उसके बाद में, या अगर हम उसमें रिजर्वेशन कितना देना है या नहीं देना है इस पोस्ट के लिए, तो ये सारा का सारा किसको दिया गया है? ये आपका जो विधान सभा या विधानमंडल है जो आपका, वो उसको दिया गया है, जहाँ पे दो होते हैं, मतलब ये कंबाइन करके कोई भी बिल लाते हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको ली? मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिट दे दी कि भैया ये तो भर्ती करा के छोड़ दिया इन्होंने।
ठीक है। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इनकी सीमाओं पे प्रतिबंधन लगाते हैं। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं गवर्नर? गवर्नर ने दिया है कि गवर्नर कुछ चीजों को इनके दायरे से, इनके जुरिडिक्शन को कम कर सकता है। मतलब ये कुछ पोस्ट को, कुछ सेवाओं को इनके दायरे से बाहर किया जा सकता है और किसी दूसरे आयोग को, मतलब जो लोअर आयोग है उनको भी दिया जा सकता है। दूसरी सीमा ये होगी। अब तीसरी सीमा की अगर हम बात करें, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप अगर कोई भी डिमांड है, इनकी कोई मांग है या कुछ भी है, तो उसके लिए मैक्सिमम इन्होंने दिए हैं 14 डेज। मतलब 14 डेज हैं, वो माने, वो स्वीकृति दें या नहीं दें, और इनकी जो स्वीकृति दें या इसको मना कर दें। और ये केवल और केवल राज्य के विधानमंडल पर निर्धारित करता है वो किस तरह से इनकी डिमांड को करते हैं। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कोई भी बाध्यकारी चीजें नहीं है कि आपके विधानमंडल पे कुछ बाध्यकारी हैं, और इनकी केवल और केवल एक परामर्शी भूमिका रहती है। मतलब चीजों पे, पदोन्नति में या कोई विवाद पे अगर ये बात मांगते हैं तो केवल और केवल इनका परामर्शी भूमिका में ये रहते हैं बच्चों। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब से आपका सतर्कता आयोग आया है, एक ये भी एक तरह की लिमिट है कि जब से सतर्कता आयोग आया है, सीवीसी का 1964 में जिस तरह से इन्होंने इसका 1964 में बना था ना सतर्कता आयोग, तो जब से ये आया, ये किसके लिए है? किसी लोक सेवक का अगर कोई विवाद है, मतलब अगर किसी लोक सेवक का कोई विवाद है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या भ्रष्टाचार, मतलब उनके लिए लोक सेवक कोई है, अगर उसके लिए कोई भी किसी भी चीज के लिए विवाद है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सीवीसी में। अब सीवीसी में जब से सीवीसी का प्रावधान किया गया, तब से कहीं ना कहीं इनकी भूमिका में कमी आई है, इनके कार्य और उत्तरदायित्व में कहीं ना कहीं से कमी की गई है। तो यहाँ तक बच्चों आपको जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया कि हमने कहाँ तक कवर कर चुके हैं? अभी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप ऐप पे पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कोई यूपी पीसीएस का मतलब कि एक्सपीरियंट है, उसने उसको क्लियर कर लिया कि वो सेंटर में जॉब कर सकता है ये इसके पद पे। मतलब यूपीपीसीएस ने, आपने यूपीपीसीएस में आपने अपॉइंट हुए आप किसी जॉब के लिए, ठीक है? जी जी सर। तो किसी जॉब के लिए नहीं, आप सेंटर में जॉब कर सकते हैं, मतलब कैसे? आपका क्वेश्चन क्या है? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे उधर तो यूपीएससी वाले होते हैं सेंटर में तो ज्यादातर, हम्म। जो केंद्र सरकार में सर, तो ये मतलब कि यूपीपीएस वाले भी वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं क्या, या वो अनुमति नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए, ये आपका ज्यूरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार होता है किसी भी स्टेट का, स्टेट में ही रहेगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप सपोज करो एसडीएम की आपकी पोस्ट मिली है, मतलब जो यूपी पीसीएस में या किसी स्टेट सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब होती है, या आपको वहां पे पुलिस विभाग में आप डीएसपी बने हैं, तो ही आप प्रमोटेड होके आईएएस बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों पोस्ट के लिए ही केवल और केवल प्रमोशन का, प्रमोटेड का प्रावधान है किसी भी स्टेट में। यूपी में इसका दिया गया है नियमावली में 33% कोटा, कि 33% हमेशा राज्य की सेवाओं में प्रमोटेड पीसीएस रहेंगे। अब बात करते हैं इनके क्षेत्राधिकार की, कि अगर सपोज करो कोई एसडीएम है, वो राज्य सेवा के अंदर है, तो वो केवल उस राज्य तक ही उसकी जुरिडिक्शन रहेगा। अब यूपी का अगर एसडीएम कहीं भी सपोज करो हरियाणा में चला जाता है या किसी और स्टेट में चला जाता है, तो वो एक आम आदमी की तरह है, मतलब उसके पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक इसको मैंने पहले भी इस टॉपिक को कवर ठीक। किया है। और अगर मान लो कोई यूपीएससी का बंदा है, यूपीएससी में भी ये ध्यान रखना, आईएएस और आईपीएस, ठीक है, जी ये जी। दोनों अगर राज्य सेवा के कैडर में है, किसी राज्य सेवा के, तो इनका भी ज्यूरिडिक्शन केवल और केवल राज्य सेवा के लिए रहेगा। ये किसी अदर स्टेट में जाके आम आदमी बन जाते हैं, मतलब आम नागरिक की तरह काम करेंगे।
यहाँ भी इनका जुरिडिक्शन केवल और केवल राज्य के लिए है। और जब ये सेंटर गवर्नमेंट के लिए चले जाते हैं डेपुटेशन पे या कहीं भी अपॉइंट हो जाते हैं एज ए सचिव, तो इनका जुरिडिक्शन हो जाता है संघ सरकार, मतलब संघ में जुरिडिक्शन होता है, तब इनका राज्य के लिए कोई भी पावर नहीं रहती है। मतलब राज्य संघ के लिए जितनी भी उसका जुरिडिक्शन है, उस जिन विषयों पे ये उन विषयों में इनकी पावर्स रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल इन दोनों पोस्ट को छोड़कर जो भी यूपीएससी के द्वारा या केंद्र सरकार में भर्ती होता है, जिसको यूपीएससी कराती है, अदर भी सेंटर गवर्नमेंट का अधिकारी पूरे भारत लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे उसका जुरिडिक्शन समान रहता है। वो चाहे नागालैंड में काम कर रहा हो, या वो कर्नाटक में काम कर रहा हो, या वो हरियाणा में काम कर रहा हो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आया आपको? जी सर। जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमने आपको बताया था कि हम अब बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की। यहाँ पे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इनके ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये फिर सेम पैटर्न पे हम पढ़ेंगे जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, कि ये होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका पर्पस क्या था, किस लिए अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का गठन किया गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है, पदमुक्ति कौन करता है बच्चों, और नियुक्ति पदमुक्ति इनकी कौन करता है। फिर हम जानेंगे इनकी योग्यताएं क्या हैं, फिर इनकी कार्य और शक्ति की बात करेंगे, और फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहता है आंसर राइटिंग पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न सेम हमारा पैटर्न में कि ये होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इनकी नियुक्ति और पदोन्नति कौन करता है, इनकी योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, कार्य और शक्ति के बारे में जानेंगे, और देन हम आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अनुसूचित जाति आयोग और जनजातीय आयोग होता क्या है, तो यहाँ पे मतलब जो संविधान में इनके बारे में दिया गया है, संविधान में दिया गया है आर्टिकल 338। जब मूल संविधान बना तो आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एक अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग होगा। यहाँ पे सबसे पहले आयोग की भी बात नहीं करी थी, इन्होंने संविधान में बोला गया था कि इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हो। फिर धीरे धीरे ये हिस्टोरिकल में मतलब चीजें चेंज हुई, प्रोग्रेस हुआ, और ये आयोग आज की स्थिति में अनुसूचित जाति आयोग अलग है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है। तो 338 कहता है कि एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, और उस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये इस तरह से इनको एक संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। फिर अगर हम बात करें इसके मतलब इसकी चीजों की कि किस तरह से ये चेंज हुआ, तो ये अधिकारी से आपका अगर हम बात करें, पहले केवल आर्टिकल 338 था, फिर 1990 में 65वां अमेंडमेंट मतलब 65th अमेंडमेंट किया गया 1990 में, और इस अमेंडमेंट से इन्होंने इसके लिए जो अधिकारी होता था, मतलब जो एज ए कमिश्नर नियुक्त होता था, इसके लिए एक बहुस्तरीय आयोग की स्थापना की गई। मतलब यहाँ पे इसने क्या चेंजेस लाया, ये आपका बहु सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। मतलब पहले क्या था, पहले केवल और केवल एक अधिकारी होता था, फिर इन्होंने इसमें अध्यक्ष सदस्य इसके प्रावधान कर दिया। फिर एक अमेंडमेंट और आया, अमेंडमेंट नंबर 89, 89 अमेंडमेंट आया 2003 में। ठीक है, अमेंडमेंट 89 2003 के अकॉर्डिंग
फिर इन्होंने चेंजेस किया और चेंजेस करके जो आपका एससी का आयोग था और एसटी के आयोग को अलग अलग कर दिया और एक नए आर्टिकल का जन्म हुआ, आर्टिकल नंबर 338। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, 338 करके इन्होंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए आएगा यहां तक। और अभी एट प्रेजेंट में अगर आप देखें तो एक ओबीसी के लिए भी इन्होंने आयोग का प्रावधान किया गया है, उसके लिए आर्टिकल इन्होंने एक और ऐड किया, 338 बी। तो जिस तरह से इन्होंने कोई कानून लाके मतलब विधानसभा में बिल पास करके एक अमेंडमेंट किया और यहाँ पे संविधान में इसका प्रावधान दिया, इसीलिए इसको एक संवैधानिक बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब समझ में आया बिल्कुल क्लियर तरह से क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, क्योंकि मूल संविधान में भी इसका प्रावधान था 338 के तहत, फिर 338 ऐड किया गया जिसमें दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया, फिर इसमें एक ओबीसी का गठन किया गया। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, यहां से आपकी मतलब आप कितना पढ़ रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए ना हमें। आप कमेंट बॉक्स में हमारे इसको बताएंगे। अब हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या हुआ और संरचना की। तो ये नोट डाउन कर रहे हैं ना आप टाइम टू टाइम, क्योंकि ये मिट जाता है। अब इस पे हम बात करेंगे इसकी संरचना, क्योंकि बहुसदस्य हो गया। अब बहुसदस्य में तो कोई अध्यक्ष भी होगा और कोई उपाध्यक्ष भी होगा और कोई सदस्य भी होंगे। तो यहाँ पे इसकी संरचना के लिए प्रावधान किया गया कि एक आपका चेयरमैन होगा, एक आपका वीसी होगा मतलब वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कह लो इसको, और 3 सदस्य होंगे। मतलब इसकी जो संस्था हुई ये संस्था कैसे इसका, अभी हम अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहे हैं, जनजाति आयोग की नहीं। मतलब मैंने इसको कंप्लीट किया है, लेकिन ये ध्यान रखना अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग की, क्योंकि वन बाय वन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके 3 सदस्य होते हैं। अब जिस तरह से इनकी संरचना है, तो संरचना में इनके मतलब इनके लिए कोई भी आदेश होंगे, सेवा शर्तें होंगी, तो इन सबके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है तो इनके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन करेगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। सेवा शर्तों का निर्धारण भी यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के लिए मतलब साधारणतः सारी चीजें बराबर हैं, तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल दिया गया है इनका 3 वर्ष के लिए। जल्दी से आप बताएंगे कि इनके अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं हम आयोग के कार्यों के बारे में, कि कार्य और शक्ति के बारे में। जिस तरह से मैं बना रहा हूं इसी तरह से आप नोट डाउन करते भी चलेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो कार्यों में और शक्तियों में इनको संवैधानिक संरक्षण, देखो बच्चों अगर कहीं भी आता है ना तो आप मतलब कहीं भी लिखेंगे तो सबसे पहले उसके संवैधानिक संरक्षण की बात करेंगे कि कहाँ पे उनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया गया होगा ना। तो संवैधानिक संरक्षण में आपको सबका 99% सबका सेम टाइप में होता है। ठीक है, इनको कानूनी संरक्षण संवैधानिक संरक्षण जो दिया गया है वो आपका जो इनकी नॉर्मल मतलब प्रसाद प्रयत्र नहीं रहते, ये प्रेसिडेंट ही इनकी पदमुक्ति कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास में मतलब वही सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही इनको नॉर्मली हटाया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट शब्द का यहाँ पे प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अब इनका कार्य क्या होगा, अगर इनको संवैधानिक संरक्षण दिया है तो अगर कहीं भी इनका कार्य सबसे पहला क्या है कि इनको अगर कहीं भी कोई इस तरह का मामला आ रहा है कि
अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक संरक्षण की बात आ रही है या कानून की बात आ रही है, तो इसकी टोटल टोटल इनका परीक्षण करना, इनका अधीक्षण करना, ये सारी की सारी मतलब परीक्षण करना भी इनकी जिम्मेदारी है और अधीक्षण करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है, परीक्षण और अधीक्षण में आपको पता होगा डिफरेंस क्या होता है कि एक एज ए इंस्पेक्टर काम करता है जो इंस्पेक्ट करेगा, और फिर एक अधीक्षक की तरह काम करता है एसपी की तरह कि अधीक्षण का। अब अगर दूसरा दूसरा कार्य इनका क्या है, सपोज करो हम यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जो एससी है, जो अनुसूचित जाति है, उनके अधिकार का अगर हनन हो रहा है या कोई ऐसी शिकायत इनको पास जा रही है, इनके अधिकारों के हनन, एससी के अधिकार अगर कहीं भी किसी भी उसमें हनन किया जा रहा है इनका, तो ये उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैंने बताया ना अधीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, तो अगर इनके अधिकार हनन किए जा रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल का अधिकार भी इनके पास है, मतलब इनका ये ड्यूटी भी है और इनका अधिकार भी है। अब हम थर्ड पे बात करें कि अगर जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कहीं सामाजिक विकास या आर्थिक विकास की बात की जा रही है, कोई पॉलिसी लाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड या सलाह देने का कार्य, वो सारा का सारा कार्य भी यही करेंगे। मतलब इनका डेवलपमेंट, इस पॉलिसी को लाओगे तो इस डेवलपमेंट किया जा सकता है, मतलब जो आपकी सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में सलाह देना गवर्नमेंट को, पॉलिसीज के बारे में बताना कि इनकी सहभागिता कैसे ली जा सकती है, वो सारे के सारे, और जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों का मतलब पहला तो इनका सलाह देना है और फिर उनका मूल्यांकन करना भी इन्हीं का कार्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मतलब टोटल और टोटल एससी के लिए कार्य कर रहे हैं, और सेम इन्हीं सेम ऑर्डर में आपको अनुसूचित जनजाति के लिए भी कार्य किया जाएगा, सेम पैटर्न में बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इनको संवैधानिक संरक्षण या कानूनी वाले मुद्दे पे परीक्षण का भी अधिकार है और अधीक्षण का भी अधिकार है। अगर कोई अनुसूचित जाति के लिए कई अधिकार हनन हो रहे हैं तो उनकी डिफेंस के लिए, उनकी उसके लिए ये उस मुद्दे का परीक्षण अधीक्षण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और थर्ड में इनका जो है कि अगर अनुसूचित जाति के लिए आर्थिक विकास के लिए कोई सलाह देनी है या कोई योजना का निर्माण करना है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बना रही है, तो वो इनसे सलाह ले सकती है। ठीक है, तो इनका कार्य ये है। अगर कहीं कोई केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है इनकी डेवलपमेंट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, या उसके लिए कोई सिफारिशों को समझती है कि सिफारिशें चाहिए, तो उस टाइम ये इनसे हेल्प ले सकते हैं। मतलब मेन और मेन इनका फंडामेंटल क्या है कि उनके विकास के लिए, उनकी सहभागिता के लिए ये काम करते हैं। मतलब जो आयोग है वो उनके विकास के लिए हर समय सोचेगा, हर समय ध्यान देगा, और कहीं भी उनके विकास और सहभागिता की बात आ रही है तो ये एडवाइस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आयोग की अगर हम बात करें, इनकी कार्य तो हमने जान लिए। अब इसी के साथ क्या करते हैं, जिस तरह से रिपोर्ट, अब रिपोर्ट भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि ये भी एक रिपोर्ट देते हैं सेम। अब कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन अगर ये दे रहे हैं, ये किसको देंगे? ये भारत के प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को, अगर कोई डिमांड है, कोई मांग है, कोई चीज इन्होंने मुद्दों को उठाया है, वो रिपोर्ट सदन के पटल पर दोनों सदनों में रखी जाएगी। मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। ठीक है, और अगर इनकी सिफारिशों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज आ रही है, तो उनकी सिफारिशों से रिलेटेड कोई भी चीज ये मतलब अब सपोज करो कोई राज्य सरकारों से रिलेटेड, ये तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, अगर किसी राज्य सरकार से रिलेटेड है तो सेम ये रिपोर्ट किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट वहां गवर्नर को रिपोर्ट भेजेगा उस संबंधित राज्य की, और गवर्नर फिर आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे जो विधानमंडल है, वहां पे दोनों सदनों में या एक सदन जिस तरह का प्रावधान है विधानसभा में या विधान परिषद
में उस पटल पर ये रखवाएगा। तो रिपोर्ट्स का सिस्टम आप समझ गए कि किस तरह से, और रिपोर्ट्स के साथ अगर इनकी कुछ सिफारिशें हैं तो उन सिफारिशों के साथ एक नोट ऑन फाइल करके जाती है। मतलब कोई एक फाइल करके जाएगी, एक प्रतिवेदन होता है कि वो ये स्पेशल डिमांड्स इनकी हैं, तो वो माने या ना माने उसमें स्वतंत्र है आपकी गवर्नमेंट या विधानसभा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, मतलब वो वहां पे उनको अधिकार मिला हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब आएंगे बात इनकी शक्तियों पे। कार्य हमने जान लिए कि कौन कौन से कार्य हैं, अब यहाँ पे हम शक्तियों की बात करेंगे। ठीक है, इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? इनको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि इनको परीक्षण की ये परीक्षण कर सकते हैं, किसी वो कार्यों से शक्तियां का निर्धारण किया जाता है। ये अधीक्षण कर सकते हैं, मतलब परीक्षण की जिम्मेदारी इनकी होगी, अधीक्षण की जिम्मेदारी इनकी होगी। किसी मुद्दे को अगर SC ST के लिए कोई सॉरी अनुसूचित जाति के लिए कोई बात हो रही है, उसके इसकी ये जांच पड़ताल कर सकते हैं, और इनको साथ ही साथ में अगर ऐसा मुद्दा चल रहा है तो ये दीवानी अदालत की तरह भी कार्य करेंगे। मतलब दीवानी अदालत कैसे कार्य करती है, इनको पावर्स मिलती हैं। दीवानी अदालत किसी भी व्यक्ति को अगर दीवानी मामलों में समन जारी कर सकते हैं कि किसी की जमीन हड़प ली, अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन को किसी ने हड़प लिया या जमीन संबंधी कोई विवाद है, और ये अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उनको एक नोटिस जारी कर सकते हैं, मतलब समन जारी ये कर सकते हैं, ये इनकी शक्ति के अंदर में आता है। या कोई भी याचिका, कोई PL टाइप में, मतलब कोई भी याचिका इनके यहाँ पे दी जा सकती है। मतलब याचिका को जिस तरह से याचिका कहाँ दी जाती है, याचिका कोर्ट में दी जाती है, तो यहाँ भी याचिका दायर की जा सकती है अगर वो मुद्दा किसी भी अनुसूचित जाति के रिलेटेड में दीवानी मामलों में है। ठीक है, और ये वहां पे मतलब वहां पे उनको समन जारी करने के साथ साथ में अगर किसी को जारी कर रहे हैं तो ये न्यायालय की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इनकी शक्ति, अगर कोई मुद्दा चल रहा है और उस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब किसी भी ऑफिस में पड़ा है या किसी मंत्रालय में पड़ा है, ये डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट देना उस कार्यालय की, उस ऑफिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इनकी शक्तियां ये चार अगर आती हैं, इसी तरह से आप लिखेंगे। परीक्षण अधीक्षण का अधिकार है, दीवानी अदालत की तरह ये काम करते हैं, दीवानी मामलों में समन जारी कर सकते हैं, समक्ष होने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, और याचिका दायर कर सकता है इस इनके पास कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स डिमांड किस तरह से की जाती है। चलिए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब यहां तक हमने, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, फिर मैं जल्दी से कवर करूंगा अनुसूचित जनजाति आयोग को। अब हम बात करने जा रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि हमने सारा काम पढ़ ही लिया है। अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात जनजाति की बात हो रही है, और जनजाति से जुड़े मुद्दे थोड़े से ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब ट्राइब्स के मामले में आ जाता है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए सबसे पहले बताइए कौन सा आर्टिकल है? जिस तरह से मैंने बताया, इनके लिए आर्टिकल का प्रावधान है 338A करके। कौन से अमेंडमेंट से दिया गया है? आप चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट दिया, किस अमेंडमेंट के तहत इसका आर्टिकल ये 338 को जोड़ा गया था। ठीक है, अब इनकी गठन शक्तियां सेम, सारी चीजें बराबर हैं, कि योग्यताओं की बात अगर हम करें या चीजों की बात करें, वो सारी की सारी सेम है। अब जो भी डिफरेंस है हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 सदस्य होते हैं, और इनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। सारे की सारी पावर्स इनको उसी तरह से बराबर है। और लेकिन अब क्या हुआ कि समय अनुसार धीरे धीरे इनके कार्य बढ़े, इनको शक्तियां थोड़ी सी मिली,
क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एज ए परिषद की तरह कार्य करता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके कार्यों पे समीक्षा करेंगे कि किस तरह से इनके कार्य मिले हैं और ये इस क्यों अलग हैं एक अनुसूचित जाति आयोग से। क्योंकि अगर दोनों के बीच में कोई अंतर आ जाता है तो अंतर जैसे सवालों को आप आराम से कर पाए। ठीक है। अब सबसे पहले बात करें कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए काम करते हैं और मतलब यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको पता है कि कौन होते हैं, देन अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करते हैं, वो अनुसूचित जाति के लिए कार्य करते हैं। अब जिस तरह से अनुसूचित जनजाति की बात आती है तो सबसे पहले ये रहते कहाँ है, मोस्टली ट्राइब्स वनों में रहती है। अब वनों के उत्पाद के लिए, अगर कहीं भी वनों के उत्पाद की बात कर रही है, अब वनों के उत्पाद पे भी लघु उत्पाद की अगर ये बात करते हैं तो लघु उत्पाद पर इनके अधिकार और स्वामित्व का अगर कोई संबंधी कोई कानून या इनको अधिकार देने हैं, मतलब लघु वनोत्पाद अगर हम एक शब्द में कहें तो लघु वनोत्पाद की बात करें तो उस पे अधिकार की बात, अधिकार संबंधी जो कार्य करते हैं वो इनको अनुसूचित जनजाति को दिया गया है ये कार्य। ठीक है। मतलब लकड़ी पे उसके छोटे छोटे उत्पाद फलों पे ऐसे नहीं कह सकती कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नहीं, अगर उनके वनोत्पाद के मुद्दे पे कोई बात हो रही है या छोटी छोटी बातें हैं तो उसमें इनका डिसीजन मैटर करेगा। दूसरा हम बात करें सेम उसी एरिया से रिलेटेड कि इनके पास संसाधनों के ऊपर, मतलब अगर खनिज संसाधनों की बात करते हैं या किसी तरह के जल संसाधनों की बात करते हैं कि जल पे अधिकार किसका होगा या इस तरह से अगर कोई भी रिलेटेड मुद्दा आ रहा है तो कानून के अनुसार जो भी विधि में लिखा गया है, जिस तरह से बताया गया है, उनको इन संसाधनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इनके पास आती है। ठीक है। मतलब जनजाति के लिए संसाधनों के को सुरक्षित रखना, जनजाति आयोग से कोई मतलब कोई भी जनजाति का मतलब, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एससी का मामला आता है, मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति का मामला आता है तो वहां पे रिपोर्ट्स करना, वहां पे याचिका दायर करना वो इजी पड़ता है। लेकिन कोई वन में बंदा रह रहा है या वहां पे इतने प्रतिकूल स्थिति में रहता है, वो वहां पे आसानी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो यहाँ पे इनकी एंट्री ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो कुआं है उसको प्यासे के पास जाना है, ना कि प्यासे को कुएं के पास आना है। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे इसका गठन किया गया था। ठीक है। ये तो मतलब ये डिफरेंस है थोड़ा, अगर आप समझेंगे जब लिखेंगे तो आपको नंबर यहीं से ज्यादा मिलेंगे। अगर हम जनजातियों के विकास की बात करें तो या उनकी आजीविका के लिए बात करें तो उसकी रणनीति के लिए भी यही काम करेंगे। मतलब उनकी अगर आजीविका की बात है, मतलब वो किस तरह से जैसे ट्राइफेड का मतलब आजीविका की अगर हम बात करें या उनके जो जहाँ पे वो रह रहे हैं उस एरिया के लिविंग स्टेटस की बात करें या उनके विकास की बात करें, मतलब इस तरह के कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आ रहा है तो उस पे कोई भी रणनीति बनानी है या उसमें कोई भी उनके विकास डेवलपमेंट से कोई योजना आ रही है तो उस सारी की सारी का मतलब समीक्षा करना और केंद्र सरकार को उस पे सलाह देना, ये सारा का सारा काम इनके लिए आता है। मतलब परामर्श या मूल्यांकन या समीक्षा, मतलब ये सारा का सारा इससे रिलेटेड कौन करेगा, अनुसूचित जनजाति आयोग को। मतलब उनका एज ए गार्जियन की तरह काम करता है, एज ए केयर टेकर की तरह काम करता है कि उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें। अब जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था सहभागिता, मतलब सहभागिता भी इनकी होनी जरूरी। मतलब ये सुनिश्चित करना है कि जब काम किया जा रहा है वहां पे, मतलब सपोज करो एक इस चीज को समझो, यहाँ पे कहीं कोई काम हो रहा है, कोई योजना चल रही है और सपोज करो मनरेगा टाइप में योजना है या कोई भी योजना चल रही है तो वहां पे जॉब क्रिएशन होगी, कोई भी जॉब क्रिएशन होंगी। ठीक है। अब जैसे ही जॉब क्रिएशन हुई तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपके बाहर के लोगों को आके वो काम करके जाएंगे और सारे काम, हाँ कौशल का कोई काम है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर अकुशल काम है तो यहाँ पे इनको प्रेफरेंसेस दी जाएगी।
जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। मतलब इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी इस आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर कोई जॉब दी जा रही है या कोई योजना या कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पे कोई बांध बन रहा है, कोई खनिज का उत्खनन हो रहा है, तो सारे के सारे में इनको दिया जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो 1996 में पेसा करके एक अधिनियम आया, ठीक है। पेसा क्या करते हैं, जो इतना मतलब पेसा का जब विस्तार किया गया अनुसूचित क्षेत्रों पर, पेसा अधिनियम जो 1996 में आया, इसको मैं आप ये जानिए, जब इसको क्षेत्र, इस क्षेत्र पे, अनुसूचित क्षेत्र पे इसका अधिकार किया गया, तो इसमें जो भी चीजें दी गई थी उसका विस्तार पूर्वक क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो अनुसूचित जनजाति आयोग के जिम्मे आती है, ठीक है। अब सपोज करो कोई इनकी खेती या उनकी जमीन या कोई हाईवे निकल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है उस जगह पे, तो इसके अधिकारों की सुरक्षा करना कि इनको मुआवजा किस तरह से मिलेगा, और मुआवजा अगर नहीं है तो पुनर्निवास कराना, मतलब इनको अगर मतलब इनको दोबारा से रिहैबिटेट कराना, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके अंडर में आती है? वो सारी की सारी जिम्मेदारी इस अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में के लिए आती है, ठीक है। एक काम और इम्पोर्टेंट है कि अगर झूम खेती कहीं पे हो रही है, झूम खेती की कमी करना, मतलब ये जागरूकता लाएंगे अनुसूचित जनजाति में कि भैया झूम खेती ना करो, आपका ही लॉस ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का बहुत लॉस हो रहा है इसकी वजह से, आपकी मृदा की उर्वरता कम हो जा रही है, आपको लॉस हो रहा है, आपको मूव करना पड़ता है जब आपकी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, एग्रीकल्चर आपका डाउन होता है। तो ये सारे के सारे कार्य शक्ति एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हमने डिफरेंस पॉइंट थे वही हमने कवर किया। अब जनजाति कहाँ रहती है? वन में रहती है, मोस्टली ट्राइब्स वहीं रहेंगे, काम करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे इनके वनोत्पाद के पे अधिकार, मतलब जो लघु उत्पाद है, ऐसा नहीं है पूरे वन पे अधिकार या पूरी नदी पे अधिकार इनका होगा, मतलब छोटे छोटे जो उत्पाद हैं वहां से जो भी मतलब फल हैं, फूल हैं, लकड़ी है, तो उस सारे पे अधिकार के बारे में परीक्षण, अधीक्षण और सारी जिम्मेदारी किसकी है? इनकी। वहां से जो जल संसाधन है, कोई वन संसाधन है, उनको इनके लिए सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी इसी के अंडर में आती है। फिर अगर आजीविका को उत्पन्न करना, मतलब इनके लिए जॉब क्रिएशन करने के लिए मुद्दे, या विकास करने के लिए, या किसी योजना का क्रियान्वयन करना, उन सब में सलाह देना इनकी देना है, और समीक्षा की जिम्मेदारी भी इनका है। मूल्यांकन करना, मतलब सही की जा रही है, इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, वो सारा का सारा मूल्यांकन किसकी जिम्मेदारी है? वो अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी कही जाएगी, ठीक है। फिर आपका सहभागिता की जिम्मेदारी मैंने आपको समझा दिया था किस तरह से होता है। पेशा के अधिकारों अधिनियम के जितने भी विस्तार पूर्वक है उसका क्रियान्वयन कराना, और अगर इनके जमीन का कोई पुनर्स्थापना, मतलब कहीं बांध बनाया जा रहा है या सरकार इनका भूमि का अधिग्रहण कर रही है, तो इनको रिहेबिटेट कराना, पुनर्स्थापना करानी, इनकी मुआवजा देना, इनकी संसाधनों का सुरक्षित करना, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी आती है? अनुसूचित जनजाति आयोग की, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज हम और पढ़ेंगे लास्ट में, एक भाषा अधिकारी करके आता है, मतलब भाषा अधिकारी जो होता है उसके साथ में एक महाधिवक्ता होता है, इसको भी हम पढ़ लें। मतलब हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लिया था, अब हम एक राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है उसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। महाधिवक्ता हमेशा ध्यान रखना प्रांत के लिए होगा, मतलब सेंटर के लिए कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको मैंने कवर कराया। मोस्टली राज्य के लिए जो भी, जो आपका अटॉर्नी जनरल मतलब एजी साहब थे, जो भी उनको शक्तियां, शक्ति मतलब शक्ति और कार्य किसके लिए मिले थे? मतलब संघ सरकार के लिए, ठीक है। आपको यही जानना है वो सारे के सारे इनको किसके लिए मिले हैं? इनको मिले हैं आपके राज्य के लिए, मतलब सारी की सारी चीजें समान है, बस ये ध्यान रखना राज्य के लिए। आर्टिकल कौन सा दिया गया है इसके अंदर कि किस आर्टिकल के तहत होंगे? ये आर्टिकल 165 के तहत इनके पद का प्रावधान, आर्टिकल 165। आप कमेंट्स बॉक्स में बच्चों बताएंगे आप
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एजी है, वो किस आर्टिकल के तहत संविधान में उसके पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से इसकी योग्यता की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाई कोर्ट का आपका न्यायाधीश की योग्यता इसके पास होनी चाहिए, कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता है वही योग्यताएं इसके पास नॉर्मली होनी चाहिए। और इनका सारी शर्तों का और इसका जो भी निर्धारण करता है, ठीक है, वो सारी की सारी शर्तों का राज्य के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जो इनको शक्तियां दी गई हैं, उनको ड्यूटीज दी गई हैं, उनको सेवा शर्तें दी गई हैं, वो सारा का सारा करने का प्रावधान किसका है, आपके राज्यपाल का। ठीक है। और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रियतर ही कार्य करते हैं। प्रसाद प्रियत मैंने आपको समझा दिया था कि प्रसाद प्रियत किसके हैं, ये मतलब ये आपका एक, आप समझिए, ये आपका राज्य सरकार का एक वकील है, मतलब ये भी एक तरह का एडवोकेट है, जिस तरह से वो है ना, और सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। ये छोटी सी चीजें प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाती हैं कि आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल मैंने बताया 165। प्रसाद प्रेत किसके है, गवर्नर के, मतलब कहीं ना कहीं ये चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही, मतलब उसके हिसाब से ये यहाँ जो राज्य सरकार का कोई भी मत है उसको किसी भी कोर्ट में, मतलब राज्य सरकार के अंदर में अगर कोई भी कोर्ट आती है, मतलब किसी भी, या भारत मतलब किसी भी न्यायालय में ये उनकी बात को रख सकते हैं। अगर सपोज करो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद आ रहा है, तो राज्य सरकार के विवाद के लिए ये वहां पे राज्य सरकार का मत रखेंगे। ठीक है। अब हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे, आज के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी। मतलब यहाँ पे जो, देखो अल्पसंख्यक दो आधार पे होते हैं, एक तो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, और दूसरा कौन होता है, धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक बोले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे भाषा अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी में है, उसके लिए ये बात करते हैं एक पद की, एक मतलब इसके लिए एक अफसर होना चाहिए, मतलब एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। उस अधिकारी का प्रावधान किया गया है वो उसके संरक्षण की, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों की उनके लिए सलाह देने का सारा काम उसका वहां पे निश्चित किया जाएगा। अब ये आर्टिकल के किसके अंदर है, आर्टिकल इसका है आपका 350 बी, मतलब 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी का प्रावधान किया गया है। ठीक है। मतलब एक स्पेशल, संविधान ने बोला ये संवैधानिक पद है, ध्यान रखना, मतलब संवैधानिक पद के अंदर अनुच्छेद 350 बी में इसका प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति की जिम्मेदारी इसकी दी गई है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अब तो मैं इतना पढ़ा चुका हूं, अब इसका आंसर आराम से दे सकते हैं भाई। इसका जिम्मेदारी किसकी होगी, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन बताइए बच्चों, कि क्या धर्म अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और अगर नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, सोचिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। आप हमारी ऐप पे इसका जवाब दे सकते हैं ग्रुप में, और जो भी बच्चों ने ऐप इंस्टॉल नहीं की है, प्ले स्टोर से जाके जिंदगी आईएएस एकेडमी के नाम से इसको रजिस्टर्ड कराइए। जिंदगी आईएएस एकेडमी पे जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पे रजिस्टर्ड करिए। फिर आपको हमारी टीम सारा का सारा एक्सेस दे देगी। जिस जिस बैच में आपको निशुल्क पढ़ना है, बिल्कुल निशुल्क फाउंडेशन बैच हम तैयार करा रहे हैं यूपीएससी और ऑल स्टेट सर्विसेज के लिए। ठीक है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारी क्लासेस उस पर चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको इंस्टॉल करें। हमारे जिस भी बच्चे ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिस तरह से आप सब्सक्राइब करेंगे हमें भी उसी तरह से मोटिवेशन मिलता है। अब क्या हुआ, इस आर्टिकल के तहत इनका प्रावधान तो कर दिया गया। ठीक है। अब ये मतलब दिया गया था कि इसके तहत एक अधिकारी होना चाहिए। अब अधिकारी की नियुक्ति कब की गई, भाई किया जाना चाहिए ना, तो नियुक्ति तो, लेकिन नियुक्ति कब की गई है, नियुक्ति की गई और इसके लिए एक कार्यालय का भी। अब कार्यालय किया गया तो इसका नाम भी कुछ होगा।
कार्यालय मतलब इसको एक आयुक्त टाइप में बोलते हैं, मतलब इसको कमिश्नर बोलते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब अधिकारी का नाम तो होगा ना, कोई पोर्टफोलियो तो दिया जाएगा। तो पोर्टफोलियो इसको एक आयुक्त का पोर्टफोलियो दिया गया है कि ये एक आयुक्त होंगे, इनका एक ऑफिस होगा। और वो ऑफिस कहाँ है अभी एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें, वो प्रयागराज में है। मतलब ठीक है, मतलब वो आपका ऑफिस कहाँ पे है एट प्रेजेंट में, प्रयागराज में। और इनकी फिर ब्रांचेस भी दी गई हैं। ब्रांचेस कहाँ कहाँ दी गई हैं? ब्रांचेस दी गई हैं कोलकाता में, बेलगांव में और चेन्नई में। ठीक है, मतलब कोलकाता, जिस तरह से इनकी ब्रांचेस हैं वहां, और आपका चेन्नई, और आपका तीसरा कहाँ है? बेलगांव। बेलगांव इन कर्नाटका। नाउ स्टिल नेम इसका चेंज कर दिया गया है, बेलगावी करके कर दिया गया है। ठीक है, तो इन पे यहाँ पे कौन बैठेगा ब्रांचेस में? आपका कौन बैठेगा? उपायुक्त। ठीक है, जो आपका डिप्टी कमिश्नर होता है। अब इसके कार्यों की बात करेंगे हम जल्दी से, कि इसको कार्य कौन कौन से दिए गए हैं। तो कार्य की अगर हम बात करें जल्दी से, आप देखिए कि भाषा अल्पसंख्यकों के लिए ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब ये उस वर्ग के लिए जो भाषा अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके संरक्षण की बात करेगा। मतलब उनकी लिपि अगर बचानी है, या जो भाषा बचानी है, या किसी चीज भी उनके अल्पसंख्यक, मतलब जो एक वो क्लास है अल्पसंख्यक क्लास, उस वर्ग है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करेगा। मतलब इसका सबसे पहला कार्य क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण के लिए ये कार्य किएगा करेगा। ठीक है, मतलब उनकी रक्षा करता है। और सेम दूसरा काम क्या है? इससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करेगा, रिपोर्ट देगा। किसको? रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, जिन्होंने इसकी नियुक्ति करी है उनको रिपोर्ट देगा। सेम पैटर्न देखो, पॉलिटी अच्छी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ये आपके सदन में, मतलब संसद में, दोनों सदनों में ये रिपोर्ट रखवाएगा कि सिफारिशें होंगी, कोई मांग होगी, या कुछ भी ऐसी चीज है, अगर मतलब शिकायतें हैं या सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी ऐसी मांग है, तो वो उस मांग को यहाँ पे संसद के दोनों पटलों पर रखवाएगा। अब इसका कार्य क्या है? अगर इनसे मतलब शिकायत कोई है ऐसी कि भाषा अल्पसंख्यक वर्ग उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर शिकायतों का मतलब शिकायतों की सुनवाई करेगा, उनकी जांच करेगा। ठीक है, और उस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह भी देगा। ठीक है, मतलब अगर कोई शिकायत आई इसके अंडर में, यहाँ पे इनको पता चला स्वतः संज्ञान से या किसी ने शिकायत की भाषा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ने, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले उस शिकायत को जिससे रिलेटेड है, मतलब आपकी जो संघ सरकार है, मतलब जो आपकी संघ सरकार है, उस तक ये बात पहुंचाएगा। राज्य से रिलेटेड है तो राज्य सरकार तक बात पहुंचाएगा। उस शिकायत की जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी चीज यहाँ मांग है इनकी, मतलब कोई मांग है, उस मांग को भी अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है। अगर रिपोर्ट नहीं बनी है उससे पहले, पूरे वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है उसमें पूरी मांग को, रिपोर्ट्स को, ये सारी उसमें सम्मिलित कर सकता है। तो ये सारे के सारे, मतलब जो आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, ये मेन आपकी ये एज ए परामर्श भूमिका में भी रहता है। मतलब जो भी शिकायतें हैं, जो उनके डर हैं, उनके निवारण के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये उनकी हेल्प करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, जहां तक इनका जुरिडिक्शन होता है। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से कंफर्म करें। फिर कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, मस्तिष्क में घूम रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम इस क्लास को अपनी को आज क्लोज करेंगे। ठीक है, इट्स योर टाइम टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन।